जैसा कि कल हमने पार्ट फर्स्ट के अंदर अति लघुतरात्मक प्रश्नों के बारे में पढ़ा, आज हम अध्याय फर्स्ट के हमारे आगे के जो लघुतरात्मक प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो देखिए आज पार्ट 2 में लघुतरात्मक प्रश्नोत्तरी। सबसे पहला प्रश्न, मिश्रण किसे कहते हैं, इसके प्रकारों को समझाइए। मिश्रण, दो या दो से अधिक पदार्थ में जिसमें तत्व हो सकते हैं, हमारे यौगिक हो सकते हैं। तत्व या यौगिक, तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक आपस में क्या करते हैं, संयोजन करते हैं या आपस में जुड़ते हैं, तो क्या बनाते हैं, संयोजन करने के बाद क्या बनाएंगे, वो एक अशुद्ध प्रकार का क्या बनाते हैं, अशुद्ध पदार्थ का क्या करेंगे, निर्माण करते हैं। उस अशुद्ध पदार्थ का जो निर्माण होता है वही हमारा क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के संयोजन को मिश्रण कहा जाता है। ठीक है, मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए मिश्रण हमारे पास में दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। नाम से ही पता चल रहा है समांगी, जिसके अंदर क्या हो, समान रूप से क्या हो, उपस्थित हो, और विषमांगी में क्या हो, जब वो अलग अलग रूप से हमको नजर आए। तो देखिए परिभाषा कि जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के सभी गुण क्या हो, एक समान हो। जो भी हमारा मिश्रण तैयार हुआ है, तत्वों और यौगिकों से जो हमारा मिश्रण तैयार हुआ है, उस मिश्रण के सभी गुण जब कैसे हो, एक समान हो, या जिस मिश्रण का संगठन एक समान होता है तथा मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयवों की सीमाओं को पृथक रूप से नहीं देखा जा सकता है, उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। तो आप इसको इस प्रकार समझिए, जैसे एग्जाम्पल लिखा है, नमक व जल का मिश्रण। हमने नमक लिया, नमक को जल के अंदर डाल दिया, उसको घोल दिया। तो अब आप देखो जो नमक है वो पूरे उस जलीय विलयन के अंदर क्या हो चुका है, पूर्ण रूप से क्या हो चुका है, विलय हो चुका है, पूरा उसके अंदर घुल चुका है। यदि अब हम इस नमक के जल का क्या करेंगे, टेस्ट करते हैं, उसको अगर हम चखते हैं तो उसका ऊपर से या अंतिम भाग से, तो पूरे उस जल के अंदर क्या आएगा, उसी प्रकार का क्या आएगा, एक समान क्या आएगा, स्वाद आएगा। हमने लिखा है यहाँ पर एक समान, उसके गुण कैसे हो जाते हैं, उसमें एक समान, मिश्रण का संगठन भी कैसा हो जाता है, एक समान। अर्थात हमने एक गिलास जल के अंदर जो नमक डाला, उस नमक का स्वाद अब पूरे उस एक गिलास के अंदर आएगा। ठीक है, तो और नमक को अब हम क्या कर सकते हैं, वहां पर उसको पृथक रूप से नहीं देख सकते कि भाई हमारा नमक कहाँ गया, वो नमक उसके अंदर पूर्ण रूप से घुल गया। ऐसा मिश्रण क्या कहलाता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। ठीक है, हम बात करते हैं विषमांगी मिश्रण की। तो देखिए जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के गुण एक समान नहीं होते हैं, भाई जो हमारा मिश्रण तैयार हुआ है उसके गुण क्या होंगे, एक समान नहीं होंगे। अर्थात घटकों का संगठन संपूर्ण मिश्रण में एक समान नहीं होता है। भाई इसके अंदर यदि हम क्या करते हैं, माना कि एग्जाम्पल देखो, जल लिया और उस जल के अंदर हमने क्या मिला दी, रेत मिला दी, और उसको हिलाते हैं तो थोड़ी तो वो घुलेगी और थोड़ी देर पश्चात वापस क्या हो जाएगी, वो नीचे पेंदे में जाकर क्या हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, वहां पर रेत और जल दोनों का हमको क्या नजर आएगा, अलग अलग स्तर नजर आएगा। तो भाई घटकों का संगठन संपूर्ण मिश्रण में एक समान नहीं होगा, इसमें उपस्थित घटकों को हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग रूप से देख सकते हैं। तो हम रेत को और जल को अलग अलग रूप से देख पा रहे हैं। ये क्या होता है, उस जल के अंदर पूर्ण रूप से मिले नहीं हो पाता है, दोनों अलग अलग रूप से नजर आते हैं। ऐसे मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, उतारिए इसको। देखिए दूसरा प्रश्न, मात्रक किसे कहते हैं और मात्रक की एसआई पद्धति को समझाइए। क्या होती है एसआई पद्धति, तो देखिए किसी भौतिक राशि के मापन के लिए निश्चित किए गए मान को क्या कहा जाता है, मात्रक कहते हैं। कि भाई हम जो भौतिक राशियों का जो मापन करते हैं और उनका मापन करने के लिए हमने क्या लिया, कोई न कोई एक क्या ले लेते हैं, उसके लिए निश्चित मान ले लेते हैं, उस मान को कहा जाता है मात्रक। मात्रक की कितनी पद्धतियां होती है, तो मात्रक की 3 पद्धतियां होती है, सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति और एफपीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति में सी का सेंटीमीटर, जी को ग्राम और एस को सेकंड कहते हैं। एमकेएस में एम मीटर है, के किलोग्राम और एस सेकंड, एफ में फुट, पी में पाउंड और एस को सेकंड के रूप में इनको लिखा जाता है। मात्रकों की जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति होती है उस पद्धति को हम एसआई पद्धति कहते हैं। और इस एसआई पद्धति के अंदर क्या बताए गए हैं, 7 प्रकार के मूल मात्रक बताए गए हैं। ठीक है, पहला हमारा हो जाएगा
द्रव्यमान। द्रव्यमान को किसमें लिखा जाता है? द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? किलोग्राम। लंबाई का मात्रक मीटर। समय का मात्रक सेकंड। ताप का केल्विन। वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। प्रकाश की तीव्रता का मात्रक कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल। तो ये आपको लघुतरात्मक प्रश्न है ये, परंतु यहाँ से आपके इनमें से अति लघुतरात्मक प्रश्न में 1 नंबर के अंदर इनका मात्रक भी पूछा जा सकता है, तो आप इन मात्रकों को याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न। देखिए डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है, इसकी सीमाएं लिखिए। तो सन 1808 में जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया। हमने कल इसका एक अति लघुतरात्मक प्रश्न भी लिखा कि परमाणु की खोज करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो जॉन डाल्टन को दिया जाता है। और उन्होंने खोज कब की थी? सन 1808 में। जब इन्होंने परमाणु की खोज की तो उस समय उन्होंने परमाणु के क्या दिए थे? सिद्धांत दिए थे कि परमाणु होता क्या है, परमाणु के क्या सिद्धांत थे। तो देखिए प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे अविभाजित कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? परमाणु। कोई भी पदार्थ है वो क्या होगा? छोटे छोटे अविभाजित कण, मतलब जिस कण के क्या नहीं किए जा सकेंगे, जिस कण के और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उसे हम अविभाजित कण कहते हैं। उस अविभाजित कण से क्या होता है? हमारा पदार्थ मिलकर बना होता है। तो उस अविभाजित कण को क्या नाम दिया गया? परमाणु नाम दिया गया। ठीक है। दूसरा, एक ही तत्व के समस्त परमाणु क्या है? कोई ना कोई क्या है? एक ही तत्व होगा। तो उस एक ही तत्व के जितने भी परमाणु है, उन परमाणुओं का आकार, उनकी आकृति और उनका द्रव्यमान क्या और उनके गुण क्या होते हैं? एक ही समान होते हैं। कोई भी एक तत्व है और उस एक तत्व के अंदर क्या होंगे? परमाणु होंगे भाई। तो वो परमाणु का जो आकार होगा, उनकी आकृति होगी, उनका द्रव्यमान होगा, उनके गुण होंगे, वो सब कैसे होते हैं? समान होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के गुण भी क्या होंगे? भिन्न भिन्न। यदि तत्व कैसे हैं? अलग अलग है, और उस अलग अलग तत्व है अगर, तो उनके परमाणु भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। तो उनके गुण भी कैसे होंगे भाई? अलग अलग होंगे या भिन्न भिन्न होंगे। अगला, परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण है। परमाणु क्या है? पदार्थ का सबसे छोटा कण है, जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेता है? भाग लेता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। ठीक है। अगला, एक या अलग अलग तत्व के परमाणु परस्पर मिलकर किसका निर्माण करते हैं? यौगिक का निर्माण करते हैं। ये कह रहा है चाहे तत्व एक हो या क्या हो, अलग अलग हो, जब ये तत्व क्या करते हैं? आपस में मिलते हैं, तो किसका निर्माण होता है? यौगिक का निर्माण होता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, मैंने लिखा आपके सामने H2O। हाइड्रोजन एक तत्व है, ऑक्सीजन भी एक क्या है? तत्व है। तो हाइड्रोजन एक अलग तत्व, ऑक्सीजन एक अलग तत्व, जब ये दोनों आपस में मिले तो किसका निर्माण हुआ? यौगिक का। तो जैसे जल, ये H2O क्या कहलाएगा? एक यौगिक कहलाएगा। ठीक है, आगे यहाँ तक बात समझ में? ठीक है, अगला प्रश्न लिखिए। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सीमाएं। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत उन नियमों की व्याख्या करता है जो द्रव्यमान पर आधारित होती है। कि भाई परमाणु सिद्धांत क्या करेगा? उस नियम की बात करेगा जो किस पर आधारित होंगे? द्रव्यमान पर आधारित है। जिसका क्या होगा? कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा, ये उन्हीं की क्या कर पाता है? व्याख्या कर पाता है। दूसरा, यह सिद्धांत आयतन पर आधारित नियम की व्याख्या नहीं करता है। केवल और केवल किस पर व्याख्या करता है? द्रव्यमान पर आधारित की व्याख्या करता है। आयतन पर आधारित नियम की व्याख्या नहीं करता। जो नियम किस पर आधारित होते हैं? आयतन पर आधारित होते हैं, उनकी व्याख्या डाल्टन का परमाणु सिद्धांत नहीं कर सकता। तीसरा, यह सिद्धांत परमाणु के संयोग की व्याख्या भी नहीं कर सकता कि परमाणुओं का संयोग हुआ कैसे, परमाणु आपस में जुड़े कैसे, उनकी व्याख्या भी यह सिद्धांत नहीं कर सकता है। तो ये 3 सीमाएं आपको इसमें मुख्य रूप से याद रखनी है। भार किसे कहते हैं? परमाणु भार किसी तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग से जितना गुणा भारी होता है, वही उस तत्व का परमाणु भार कहलाता है। हमने ये कहा कि कोई भी एक हमारा तत्व है, उस तत्व का क्या होगा? कोई भी एक परमाणु, और वो एक परमाणु क्या होगा? कार्बन 12 के एक परमाणु। कार्बन 12 और कार्बन 12 का भी
एक परमाणु, और उस एक परमाणु के कितने टुकड़े करने हैं? 12 टुकड़े, 12वें भाग, 12 टुकड़े कर लिए। 12वां जो भाग होगा उस 12वें भाग से जितना गुणा क्या है? भारी होगा, वही उस तत्व का क्या कहलाएगा? परमाणु भार कहलाएगा। तो परमाणु भार का सूत्र क्या बनेगा? तत्व के एक परमाणु का भार बटेवा कार्बन 12 के एक परमाणु का भार इंटू 1/12। ठीक है, परमाणु भार का सूत्र अणु भार। किसी पदार्थ का एक अणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग से जितना गुना भारी होता है, वही उस पदार्थ का अणु भार कहलाता है। ठीक है, यहाँ हमने एक परमाणु की बात की थी और यहाँ हमने किसकी बात की है? एक अणु की बात की है। तो अणु भार बराबर पदार्थ के एक अणु का भार बटेवा कार्बन 12 के परमाणु का भार इंटू 1/12। ठीक है, ये परमाणु भार और अणु भार का सूत्र और इसकी परिभाषा। अब इसके संबंधित हम करेंगे कुछ सवाल। ठीक है, अभी हमने जो परमाणु भार और अणु भार की डेफिनेशन और उनका सूत्र पढ़ा, उससे ही क्या करना है, हमें कुछ सूत्र हैं जिनके हमको क्या ज्ञात करने हैं? परमाणु भार ज्ञात करना है। परमाणु भार ज्ञात करने के लिए आपको ये एक सारणी जो है वो याद रहना बहुत ही आवश्यक है। और वो अगर ये याद रही आपको, ये कुछ तत्वों के नाम मैंने लिखे हैं जिनसे संबंधित ही कुछ सवाल आपके 11वीं क्लास में पूछे जाते हैं, वो लिखे हैं, उनका परमाणु भार लिखा है, उससे हम इनको हल करेंगे। देखिए, पहला लिख रखा है ग्लूकोज, और ग्लूकोज का लिखा हुआ है C6H12O6, ये इसका सूत्र होता है। अब मैं पूछूं ग्लूकोज का परमाणु भार कितना होगा, तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, सबसे पहले हमको लिख रखा है C मतलब कार्बन 12, एक C क्या होता है? कार्बन 12 होता है। क्या लिखेंगे अपन यहाँ पर? 12। कितने हैं कार्बन? कितने हैं? 6, तो क्या करेंगे? इंटू 6। फिर क्या लगाएंगे? प्लस लगाएंगे। हाइड्रोजन का कितना होता है परमाणु भार? 1 होता है, तो हम लिखेंगे 1। कितने हैं? हाइड्रोजन कितनी है? 12, तो क्या करेंगे? इंटू प्लस ऑक्सीजन देखिए आप कितना होता है ऑक्सीजन का? 16 होता है, तो हम लिखेंगे 16। एक ऑक्सीजन का लेंगे, ऑक्सीजन कितनी दे रखी है हमको यहाँ पर? 6। ठीक है, गुणा करेंगे सर प्लस 12 96 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 180 ग्राम। तो ग्लूकोज का परमाणु भार कितना होता है? 180 ग्राम। ठीक है, चलिए हम दूसरा करते हैं। सी का वही कार्बन का कितना? 12, लेकिन कार्बन कितनी है यहाँ पर हमारे पास में? 12, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, तो हम 1 इंटू क्या करेंगे? 22, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है, और कितना हो जाएगा? 11। कितने हो जाएंगे? कितना हो जाएगा? 16 इंटू 11 करो, कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर? 176। यदि हम तीनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास में 342 ग्राम। ठीक है, अगला देखिए H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या ज्ञात करना है अपने को? परमाणु भार। कैसे करेंगे? हाइड्रोजन का वही 1, कितने हैं हाइड्रोजन? 2, प्लस सल्फर एस, देखिए भाई एस का कितना होगा? 32। कितना होगा? 32। कुछ नहीं है तो कुछ नहीं, क्या लिखना है अपने को? प्लस करना है। ऑक्सीजन 16 इंटू क्या करना है? 4, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 4 2 6 2 8 और 6 3 2, कितना हो जाएगा? 98 ग्राम। H2SO4 का परमाणु भार कितना होगा? 98, 98। अगला आ रहा है एथिल एल्कोहल, कार्बन का 1 इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन 1 इंटू 5 प्लस, अब देखिए जब ऐसी कंडीशन, सॉरी यह देखिए कार्बन का 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 5 प्लस ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन अकेली है तो क्या हो जाएगा? प्लस में क्या रहेगा? 1 रहेगा, ये ध्यान रखना आप। 24 प्लस 5 प्लस, ठीक है, चलिए गुणा करें इसको, प्लस करें इसको, कितना हो जाएगा? अच्छा, यहाँ हमने प्लस लगेगा, ध्यान रखना भाई, ये प्लस लगेगा।
तो ये कितना हो जाएगा हमारे, प्लस करो आप इसको, एडिशन कितना आएगा इसका 46 ग्राम। क्लियर। तो ये हमारे कुछ परमाणु भार थे, कुछ आप अभ्यास के लिए कर सकते हैं। मैं आपको कुछ अभ्यास के लिए दे देता हूं एग्जाम्पल, जिन्हें आप हल करें। पहला लिखिए CH3OH, CH3OH। दूसरा लिखिए CaCO3। तीसरा NaOH। चौथा AlCl3 और पांचवा CaOCl2। ये 5 एग्जाम्पल की आप प्रैक्टिस करें, ये आपका वर्क, और कमेंट करके बताएं इन सभी के। देखिए अगला प्रश्न, मोल संकल्पना किसे कहते हैं समझाइए। मोल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के मोलंश शब्द से हुई है, और इस मोलंश शब्द का अर्थ होता है ढेर। ठीक है। किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उतनी ही रासायनिक इकाइयां होती है जितनी 12 ग्राम कार्बन 12 में 1 मोल कहलाती है। यह परिभाषा कल हमने अति लघुतरात्मक प्रश्न के अंदर भी पढ़ी कि 1 मोल किसे कहते हैं, या 1 मोल की परिभाषा बताइए। वही परिभाषा है। सूत्र पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटेवा अणुभार। जब हम मोल के कुछ सवाल करेंगे वहां पर ये सूत्र हमारे काम आएगा कि मोल ज्ञात कीजिए, तब पदार्थ की ग्राम में मात्रा और बटेवा उसके अणुभार से हम क्या करेंगे, मोल को ज्ञात करेंगे। देखो 1 मोल पदार्थ में कणों की संख्या निश्चित होती है, जिसे हम आवोगाद्रो संख्या के नाम से जानते हैं। इसका मान 6.022 × 10⁻23 होता है। 1 मोल पदार्थ का द्रव्यमान, या कोई भी 1 मोल पदार्थ है और उसका जो द्रव्यमान होगा तो वो क्या कहलाएगा, मोलर द्रव्यमान कहलाएगा। 1 मोल पदार्थ का आयतन क्या कहलाएगा, मोलर आयतन कहलाएगा। और ये मोलर आयतन का एनटीपी पर मान कितना होता है, तो याद रखना मोलर आयतन का एनटीपी पर मान 22.4 लीटर होता है। ठीक है। एनटीपी क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर मोलर आयतन का मान कितना होता है, तो 22.4 लीटर होता है। ये बात याद रखना। ठीक है। देखिए मोल से संबंधित कुछ इसके हम सवाल कर रहे हैं। एक प्रश्न लिख रखा है 9 ग्राम H2O में मोल की संख्या ज्ञात करो। देखो हमने को दे रखा है पदार्थ की ग्राम में मात्रा अपने को कितनी दे रखी है, 9 ग्राम। तो क्या लिखूंगा मैं इसमें, 9 लिखूंगा। नीचे अपने को इनका अणुभार निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, 1 × 2 प्लस क्या करेंगे, वो करेंगे, तो आंसर कितने आएंगे 18। कितना हो जाएगा 18, ये कटेगा क्या आएगा 1/2, 0.5 क्या आ जाएंगे मोल। ये इसका हो गया आंसर। क्लियर। इसी प्रकार दूसरा देखिए, सवाल में कितना दे रखा है अपने को, 48 दे रखा है। निकालना इसका SO2 का, S का कितना होता है, सल्फर का हमने जो पहले सारणी बनाई वहां से अगर हम देखें तो सल्फर का होता है 32 प्लस ऑक्सीजन 16 × 2 कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 32 प्लस 32 कितने हो जाएंगे 64। क्या लिखेंगे अपन यहाँ पर 64। किसके पार्ट से कट रहा है, ये 16 के पार्ट से कट सकता है, 3/4। और अगर इसको सोल्व करते हैं तो आएगा 0.75 मोल। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, मोल को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है।